नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक दिलचस्प केस के बारे में। केन एनर्जी वर्सेस द इंडियन अथॉरिटीज केस के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा दिसंबर 2020 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक वर्डिक्ट आया था, जहां पे इंडियन अथॉरिटीज इस पर्टिकुलर केस को हार गए थे, जहां पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था कि इंडिया हैज टू पे $1.2 बिलियन टू केन एनर्जी, विच अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेट्स टू अबाउट 8,000 करोड़। तो आज हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है और एंड में अंदेशा लगाएंगे कि क्या हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन रहेगा, सो बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉर। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स लाया है। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं, क्यों हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में केन एनर्जी की जो सीईओ है साइमन थॉमसन, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि हम मिलना चाहते हैं इंडियन फाइनेंस ऑफिशियल से, ताकि हम लोग ये जो डिस्प्यूट चल रहा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, अभी लाइकली है कि इंडिया इसको चैलेंज करेगा, तो वो चाहते हैं कि इस इशू को हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दें। शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहते हैं वो, और रेजोल्यूशन के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट को मान लिया गया। और हाल ही में केन एनर्जी के सीईओ साइमन थॉमसन मिले इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे के साथ। तो हम लोग इस मीटिंग के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो केन सीईओ मीट्स टॉप ऑफिशियल्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन दिस मीटिंग, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। चलिए, ये जो केन और आईटी डिपार्टमेंट का केस आया, वो केस आया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के इशू के ऊपर। अब सबसे पहले जानते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में एक चीज लिखी हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉस नहीं ला सकते फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, समझ लीजिए आज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि चोरी करना क्राइम नहीं है और आज मैंने चोरी की है, और सरकार कल एक लॉ लाएगी कि चोरी करने पे 1 साल की सजा मिलेगी, तो उसमें मुझे सजा नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उस लॉ को सरकार रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि कल चोरी की थी, उस पर अप्लाई नहीं होगा, राइट? तो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन 20 क्लॉज 1 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सिविल लॉस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लाया जा सके या नहीं, तो ये अवेलेबल है हमारे पास। तो इसीलिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक सिविल मैटर है करके हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव लॉस ला सकते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। समझ लीजिए कि मैंने 2021 के बजट में एक नया बदलाव लाया, जहां पे मैं सारे बिजनेसेस के ऊपर 5% टैक्स लगा रहा हूं, जो भी बिजनेसेस इंडिया में शुरू हुए 2010 के बाद, राइट? 2010, 2005, 2000 के बाद कभी भी डेट हो सकती है। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, यानी कि मुझे पिछले 10 सालों का एक ही साथ टैक्स देना पड़ेगा, राइट? मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि आपको याद होगा वोडाफोन केस के बारे में। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था वोडाफोन केस में। उसके बाद इंडियन सरकार ने 2012 में फाइनेंस एक्ट में एक बदलाव लाया, जहां पे उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन लॉस को अप्लाई किया 1962 में विथ रेस्पेक्ट टू मर्जर्स, एक्विजिशन, शेल कंपनीज एटसेट्रा, बेसिकली टू नलिफाई दी वोडाफोन केस जजमेंट। तो इमेजिन कीजिए कि 1962 के बाद से ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लॉस लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह का होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब प्रॉब्लम क्या है इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के साथ, और क्या केवल इंडिया लगाता है? देखिए, केवल इंडिया नहीं लगाता है। इंडिया के अलावा जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस, यूके, स्वीडन, ऑल दीज कंट्रीज डू अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। समझ लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं यूनाइटेड स्टेट से, और मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं इंडियन मार्केट में $10 बिलियन, राइट? तो मैं देखूंगा कि इंडिया के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हिस्ट्री क्या है, कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, $10 बिलियन डाल चुका हूं, उससे पैसा भी कमा रहा हूं, 2030 में सरकार बोलेगी कि पिछले 10 सालों का टैक्स आप दे दो मुझे, तो इसका फायदा नहीं है। इट डज प्ले ऑन माई हेड कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, किसी और कंट्री में करूंगा, क्योंकि वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है नहीं। तो इट डज प्ले ऑन द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज नॉट वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स, राइट?
लेकिन नॉनदलेस बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज करती हैं। तो चलिए इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की डिस्कशन के बाद हम लोग वापस चलते हैं इस केस के बारे में। अब इस केस में क्या हुआ था, 15 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 2006-2007 में एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई थी जहां पे केन इंडिया लिमिटेड शुरू हुई। यानी कि केन इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी बनी, लेकिन पब्लिक कंपनी बनने से पहले जो इनकी पेरेंट कंपनी थी यूके की केन इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने सोचा कि हम तो अभी आईपीओ ला रहे हैं, तो केन इंडिया लिमिटेड, इसके आने से पहले उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी सब्सिडीज थी इंडिया में, उनकी 9 सब्सिडीज थी इंडिया में, उन्होंने उस सारी 9 सब्सिडीज को उन्होंने बेच दिया CIHL को। एक कंपनी बनाई केन इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, और याद रखिएगा ये जो केन इंडिया होल्डिंग लिमिटेड है, इसको इनकॉर्पोरेट किया जर्सी यूएसए में, राइट। मतलब सिंपली केन इंडिया ने अपने सारी चीजें, शेयर्स, अपनी जो भी चीजें हैं उन सबको बेच दिया CIHL को, यानी कि ट्रांसफर किया CIHL को, जो जर्सी बेस्ड कंपनी है, और आईपीओ हुआ यहां पे इंडिया में। आईपीओ होने के बाद सारी चीजें जो शेयर्स एटसेट्रा है CIHL से फिर ट्रांसफर कर दी CIL को, केन इंडिया लिमिटेड को। तो कुछ इस तरह का केस है। अब ये सुनने के बाद हम क्वाइट श्योर कि आपको लग रहा होगा कि कुछ तो झोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ किया है। अब जैसे हमको लग रहा है गड़बड़ किया है, इनकम टैक्स को भी लगा कि केन ने कुछ गड़बड़ की है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर ऑडिट किया। तो 2015 में ऑडिट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि केन यूके ने जो ये डील की CIHL और CIL के बीच, जहां पे उन्होंने कहा कि कैश पेमेंट हुई थी, शेयर ट्रांसफर हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें उन्होंने कैपिटल गेन किया है, यानी पैसा कमाया है, और इस पैसा कमाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केन एनर्जी को 24,500 करोड़ रुपए कैपिटल गेन्स टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा इंडियन अथॉरिटीज को। काफी ह्यूज रकम है, और क्वाइट ऑब्वियस है ये क्यों हुआ, क्योंकि डिफरिंग इंटरप्रिटेशन थे। क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियरली कहा कि आपने दूसरे कंपनी को इन्वॉल्व किया है, जर्सी आप कह सकते हो कि सम सॉर्ट ऑफ शेल कंपनी एटसेट्रा, उनको इन्वॉल्व करके आपने डीलिंग की है, कैपिटल गेन किया है टैक्स बचाने के लिए, तो इसीलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये कहती है इंडियन टैक्स अथॉरिटीज। लेकिन केन इंडिया डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है, और वो कहता है कि हम, और ये जो आपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया है, इट गोज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, राइट, तो इसीलिए हम टैक्स नहीं भरेंगे। तो अगर दो लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट हुई तो क्या होगा, मैटर चला गया जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी कौन थी, पहले केस फाइल किया केन इंडिया ने आईटैट के साथ, इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल के साथ, और फिर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक केस फाइल किया। अब ये जाहिर सी बात की थी, इनकम टैक्स ने उनके ऊपर केस शुरू किया है, तो इनकम टैक्स की जो एपिलेट ट्राइब्यूनल थी, उन्होंने जो डिसीजन दिया वो केन के ऑपोजिट में था। 2017 अप्रैल में केन इंडिया लॉस्ट द केस इन आईटैट, इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल, और जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस है वो तब भी था 2015 में, और अब भी चल ही रहा है वो केस। लेकिन केन इंडिया समझ गया कि इंडियन अथॉरिटीज के सामने अगर मैं चैलेंज करूंगा, केस करूंगा, तो इससे मुझे फायदा नहीं हो रहा है, और प्रोबेबली दे मस्ट हैव थॉट कि दिल्ली हाईकोर्ट भी कुछ इस तरह का वर्डिक्ट देगा। तो उन्होंने क्या किया, काफी लॉजिकल चीज की, उन्होंने इंडिया को ले गए वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां पे है, इट इज इन हेग इन नेदरलैंड्स। 2017 से केस चल रहा है, 2018 हो गया, 2019 हो गया, फाइनली 2020 में उसका वर्डिक्ट आया। और वर्डिक्ट देने के दौरान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी जो भी ये इशू है केन और इंडियन अथॉरिटीज के बीच, ये केवल एक टैक्स इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो इसीलिए हमारी जुरिस्डिक्शन इस पे बनती है और हम जजमेंट देंगे। और उन्होंने क्या जजमेंट दिया, उन्होंने जजमेंट दिया केन एनर्जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि केन एनर्जी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही वर्डिक्ट पहले उन्होंने वोडाफोन आर्बिट्रेशन केस में भी दिया था, केन में भी वही रिपीट हुआ। 2 बार इंडियन सरकार को मुंह की खानी पड़ी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इंडियन अथॉरिटीज हैव टू पे केन इंडिया $1.2 बिलियन, राइट। आप देख सकते हैं इस खबर के बारे में, केन एनर्जी विंस द आर्बिट्रेशन ऑर्डर, टू बी प्रिसाइज कब, 23 दिसंबर 2020 की न्यूज है, पिछले साल की न्यूज है, जहां पे इंडिया को ऑर्डर किया गया 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन डॉलर्स इंडियन अथॉरिटीज हैव टू पे टू केन एनर्जी करके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बताया। अब इस जजमेंट के बाद क्या होगा, इस जजमेंट के बाद इंडियन अथॉरिटीज का क्या रवैया था। इंडियन अथॉरिटीज ने कहा कि जो भी केन टैक्स केस है हम पहले उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि अगर हम लोग केस लड़ रहे हैं और मैं केस हार गया हूं, तो मेरे पास विकल्प जरूर है कि मैं अपील करूंगा हायर अथॉरिटी में। तो इंडिया अपील करेगा नहीं करेगा इसके ऊपर अभी डिस्कशन चलेगा, लेकिन जो टैक्स केस था उसके ऊपर इंडिया ने कहा कि हम लोग स्टडी करेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वर्डिक्ट, राइट।
अब इन सब चीजों के बीच डेवलपमेंट आई। चलिए हम शुरुआती डिस्कशन में चलते हैं। मैंने आपको बताया थी कि केन के जो सीईओ है साइमन थॉमसन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मीटिंग हुई। तो मीटिंग किस लिए हुई थी? मीटिंग एक पॉजिटिव और अमिकेबल सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हुई। और अगर हम लोग केन एनर्जी की बात करें, केन एनर्जी और केन एनर्जी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि एक क्विक रेजोल्यूशन हो। और अब ये काफी जाहिर सी बात भी है, क्यों? क्योंकि उनके पास अपर हैंड है, तो वो जल्दी से इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एटसेट्रा चाहते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि वी हैव नॉट येट डिसाइडेड वेदर वी विल गो फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और सम सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रल ऑर्डर इन द मीटिंग, राइट? क्योंकि इंडिया के पास विकल्प है, 90 दिन है, यानी कि मार्च तक का समय है। हम चैलेंज कर सकते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग का जो जजमेंट है उसे हायर कोर्ट में, विच इज बेस्ड इन सिंगापुर। तो ये विकल्प हमारे पास है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ? इस मीटिंग के दौरान ये पता चला कि केन वांट्स टू रिजॉल्व इशू क्विकली क्योंकि दे हैव अपर हैंड, बट इंडियन गवर्नमेंट ने हिंट दिया इस मीटिंग में केन एनर्जी को कि अगर आप रेजोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप रेजोल्यूशन कीजिए हमारी स्कीम के अंडर, गवर्नमेंट का जो विवाद से विश्वास एमनेस्टी स्कीम है इसके तहत। और अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना भी है तो यह डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा इंडियन लॉस के तहत, इंडियन अथॉरिटीज के सामने। ये उन्होंने हिंट किया। अब ये विवाद से विश्वास टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या है? इट इज अ वन टाइम टैक्स एमनेस्टी स्कीम। समझ लीजिए मेरा और आईटी अथॉरिटीज का टैक्स विवाद चल रहा है और हम दोनों ने लिटिगेशन डाल दिया, राइट? हम दोनों केस लड़ रहे हैं। तो वहां पे विवाद से विश्वास में कुछ टर्म्स है कि आपको 100% जो भी आपको टैक्स देना है वो देना है, उसके अलावा फाइन भी लग सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर लिटिगेशन में चले गए हैं और लिटिगेशन में अगर जुडिशियरी ने या फिर ट्राइब्यूनल ने कहा है जजमेंट मेरी तरफ से, यानी कि आई एम दी एग्रीव्ड पार्टी, उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से अगर जजमेंट आ गया, तो उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम में एक क्लॉज है कि 50% टैक्स जो आईटी ने बताया था वो आप पे कर सकते हो टू रिजॉल्व द इशू, या फिर अपील चलता रहेगा, काउंटर अपील चलता रहेगा। इस तरह के प्रोविजन है। यानी कि कुछ हद तक हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि जो केन के ऊपर अभी 24,000 करोड़ का जो टैक्स का लगा हुआ था, तो वो अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ के आसपास डील हो सकती है। लेकिन दीज आर ऑल स्पेक्युलेटिव डिस्कशंस, राइट? कुछ डेवलपमेंट जरूर हुई है उसके बाद। क्या डेवलपमेंट हुई है? केन एनर्जी डबल गेम कर रहा है। यानी कि देखिए, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक और डेवलपमेंट भी की। उन्होंने एक केस फाइल किया है इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे वो चाहते हैं कि इंडियन अथॉरिटीज उन्हें पे करें $1.2 बिलियन का जो अवार्ड है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। तो मैंने यहां पे लिखा है द इशू इज गोइंग टू लिंगर ऑन, मतलब हमारा फिर से डिस्कशन होगा कैन इंडिया के ऊपर। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से लाएंगे स्टडी IQ पे। लेकिन इसी बीच इंडिया का भी एक डिसीजन आ चुका है। इंडिया ने भी कहा है कि इट इज गोइंग टू चैलेंज ऑल द केन एनर्जी केसेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट्स, यानी कि एमिकेबल और पीसफुल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अभी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से भी केन एनर्जी पहुंच गया यूनाइटेड स्टेट्स में। अब सवाल ये उठेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का यहां पे जुरिस्डिक्शन है या नहीं, क्योंकि जो CIHL थी वो कंपनी जर्सी बेस्ड थी, तो प्रोबेबली इसलिए जुरिस्डिक्शन बन सकता है। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज भी अभी इंटरनेशनल कोर्ट्स जा रही है, तो आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ये लिटिगेशन और भी आगे चलने वाला है बिटवीन इंडियन अथॉरिटीज एंड केन इंडिया। If any development comes over this, we'll bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it from my side on this part of the section. Thank you very much. Jai Hind.